छात्रों, आज हम दूसरी कविता पढ़ने जा रहे हैं, कलगी बाजरे की। इस कविता के कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और जिनका उपनाम है अज्ञेय। तो अज्ञेय नाम से हम सभी जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम सबको याद रखना जरूरी है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और उनका उपनाम है अज्ञेय। अज्ञेय नाम से ही वह कविता लिखते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का हम संक्षिप्त में परिचय देखते हैं। उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव के पुरातन विभाग के खुदाई के शिविर में हुआ था। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही क्रांतिकारियों के संकल्प के आने के कारण वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बने थे और अंग्रेज सरकार की विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें 1 साल जेल में भी रहना पड़ा था। और आज़ादी के पहले ही वे कैप्टन के रूप में फ्रंट लाइन में तैनात हुए थे। स्वतंत्रता के कुछ साल बाद उन्होंने भारत सरकार के रेडियो के समाचार विभाग में भी काम किया। उसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति का अध्यापन का कार्य किया और इस तरह से अनेक साहित्य की निर्मित करने पर उन्हें उनकी एक साहित्य अकादमी तथा कितनी नावों में कितनी बार इस कविता संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से काफ़ी साहित्य के धनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय जी है। इनका हमने संक्षिप्त परिचय देखा। अब हम विस्तृतता से कविता देखेंगे। कविता का नाम है कलगी बाजरे की। तो स्पष्ट ही है, यहाँ पर कवि ने एक जो खेत है उस खेत में जो लह रहा था बाजरे का जो धान है या जिसे हम अनाज कहेंगे, वह अनाज का वर्णन एक तरह से किया गया है। लेकिन वैसे ही बाजरा जो है वह अब धीरे धीरे एक तरह से दुर्लक्षित इस तरह का जो अनाज है वह बनता जा रहा है। और लेकिन जब वह खेत में होता है, जब वह लहराता रहता है तो वह कितना सुंदर दिखाई देता है। इसकी तुलना यहाँ पर अज्ञेय जी ने नायिका से की है और नायिका को यहाँ पर उन्होंने किस तरह से प्रदर्शित किया है वह हमें देखना है। तो कविता को समझने के लिए हमें काफ़ी सारा एक तरह से एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। तो इस तरह से यहाँ पर हम जानते हैं ना कि बाजरे का जो अनाज है वह जो फसल है वह बरसात के दिनों में की जाती है। और जब बरसात होती है तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर चारों ओर हरी घास रहती है, मानो किसी ने उसे बिछा दिया हो। तो हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। और ऐसे खेतों में हमें दिखाई देता है कि बाजरे की जो कलगी है, जिसे मराठी में तुरा कहा जाता है, वह जो तुरा है, जो कलगी है, वह हवा के कारण किस तरह से डोलती अर्थात डोलती रहती है, इसका वर्णन है। एक निसर्ग वर्णन एक तरह से कवि ने किया है और निसर्ग को किस तरह से मानवीय भावनाओं से उन्होंने जोड़ा है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है हरा रंग दिखाई देता है क्योंकि हरी घास है और जो बाजरे की छरहरी है या बाजरे की फसल है वह भी अभी हरी है। तो इस तरह से यहाँ पर वे नायिका को डूबते सूरज की, सांझ शब्द का प्रयोग हुआ, ललाती सांझ के नभ की अकेली तारका, जिस तरह से सूर्य डूबते जाता है तो मानो वह अकेला दिखाई देता है। तो वह नहीं कहेंगे ऐसे वातावरण में कि जो बाजरे की कलगी है या हरा घास है, तो यहाँ पर उन्हें जो डूबता सूरज है वह नहीं दिखाई देता। या शरद के भोर की निहार न्यारी कोई टटकी कली चंपे की। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, सांझ और जो सुबह होती है या जो भोर होती है, इन दोनों में भी एक साम्य इस तरह से होता है कि आकाश में एक लालिमा आ जाती है, लाल रंग बिखर जाता है। तो ये दोनों भी उपमा यहाँ पर कवि
अपनी नाई को नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि जो दृश्य वह देख रहे हैं वह हरे रंग का है। इस तरह से शरद की भोर, यानी जब वसंत ऋतु के आगमन से पहले शरद ऋतु होता है, वह शरद ऋतु में किस तरह से जल्दी ही यहाँ पर सूरज देवता उगाते हैं और आकाश में जो लालिमा छा जाती है, तो उसका वर्णन। और उसमें हम देखते हैं कि जो चंपे की कली होती है, चंपा, यह जो फूल होता है वह सबने देखा होगा कि किस तरह से वह अंदर तो सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन बाहर से अगर हम देखेंगे उनकी फूल की जो पंखड़ियों के पिछला जो भाग है वह किस तरह से लाल या पीले रंग से सम्मिलित होता है, मानो वह सूर्य जब उदित होता है, जब सूर्य का उदय होता है, तब आकाश में जिस तरह से पीले और लाल रंग की आभा दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है, वैसे ये चंपे की कली दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए कवि किस तरह से कल्पना कर रहा है कि उसके सामने हरी घास है या बाजले की छरहरी कलगी है, तो उसकी तुलना वह अपनी नायिका के लिए ना तो सांझ के प्रकाश को देना चाहता है, न शरद के भोर को देना चाहता है, न चंपे के कली को देना चाहता है। और भी शायद कवि के मन में जो जो कुछ भी तुलनाएं आ रही है वह भी नहीं करना चाहते हैं वे, वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सुना है, या कि मेरा प्यार मेला है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारे कवि है, वह कवि अपनी नायिका को, अपने प्रेमिका को एक तरह से मैच नहीं कर पा रहा है, उसकी तुलना नहीं कर पा रहा है कि वह सामने हरी घास को देख रहा है, निसर्ग में उन्हें लालिमा दिखाई दे रही है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि अपने आप को दोषी मान रहे हैं कि मेरा हृदय उथला या कि सुना, या कि मेरा प्यार मेला है। कहीं ना कहीं वह द्वंद्व अवस्था में है, कहीं ना कहीं वह उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं, बल्कि केवल यह उपमान मेले हो गए हैं। तो घिसे पीटे इस तरह के ये उपमान है, उपमा दी जाती है या तुलना की जाती है कि उनकी प्रेमिका किस तरह से है, सांझ के नभ की अकेली तारका जैसे है, शरद के भोर जैसी है, चंपे की कली जैसी है। तो ये सभी जो उपमान है वह शायद बहुत पुराने हो गए हैं, इस तरह से वे मान रहे हैं। देखिए आगे क्या कहते हुए, देवता इन प्रतीकों के कर चुके हैं कुछ, यानी देवता तक इस तरह से नायिकाओं का वर्णन कर चुके हैं। तो देखिए इसकी फिर से उदाहरण देकर किस तरह से स्पष्ट किया है। कभी बासन अधिक घिसने से मुलामा छूट जाता है। देखिए किस तरह से उदाहरण दिया है। बासन का अर्थ यहाँ पर हमें लेना है बर्तन। अगर बर्तन को ज़्यादा घिसा जाए तो हो सकता है उसका जो नेचुरल कलर है वह और भी फीका हो जाता है। घिसने से तो यहाँ पर वह निखरता है, लेकिन अधिक घिसने से किसी भी चीज़ की अति हम जानते हैं ना कि घातक होता है। तो उसी तरह से बर्तन को भी अगर अधिक घिसा जाए तो उसकी जो चमक होती है, उसका जो मुलामा होता है वह छूट जाता है, उसकी चमक में कमी आ जाती है। मगर क्या तुम नहीं पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कहूँ, अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहराती हवा में, कलगी छरहरी बाजरे की, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह। यहाँ पर देखिए कवि के मन में कहीं ना कहीं द्वंद्व है, कहीं ना कहीं वे तुलना नहीं कर पा रहे हैं अपनी नायिका की, और निसर्ग में जो घटना वह देख रहे हैं उनका वह संबंध नहीं जोड़ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कि मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, अगर वह निसर्ग में अपनी प्रेमिका को ढूंढ पा रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। देखिए तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के, यह जो जादू वह देख रहे हैं, सांझ का ढलना या सूरज का डूबना या शरद की भोर का आना, या चंपे की कली को देखना, तो ये जो जादू है उसका और अपनी नायिका का वह एक तरह से समता नहीं कर पा रहे हैं, निजी किसी सहज गहरे बोध से। लेकिन यहाँ पर फिर भी कवि अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी नायिका
इसी तरह की है, इसी प्रकार की है, ऐसा वह अपने मन को समझा रहे हैं। किस प्यार से मैं ये कहूँ, अगर मैं यह कहूँ, हाँ? और यहाँ पर यानी किस तरह से मानो उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। जैसे योग्य शब्द होते हैं, समर्पक शब्द होते हैं, समर्पक एक तरह से तुलना होती है, वह कहीं ना कहीं यहाँ पर कवि नहीं कर पा रहे। इसलिए वह बताते भी है कि तुम जो धरती पर बिछी हुई घास है उसके जैसी हो, या कलगे की बाजरे की तरह हो। तो इस तरह से यहाँ पर उनका एक तरह से मानता भी है और दूसरी तरफ नहीं भी मानता, इसलिए प्रश्न चिन्ह है। देखिए आगे कहते हैं, आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर सवारी जूही के फूल से। तो इस तरह से यहाँ पर आजकल तो सभी शहरी हो गए हैं। जो ग्रामीण प्रदेशों का जो सौंदर्य है, वह सौंदर्य उनके ना तो समझ में आता है, ना ही उनके एक तरह से कल्पना में भी वह सोच सकते हैं कि अरे जो बाजरे की कलगी है वह कितनी सुंदर है, उनके नायिका जैसी होगी, उसकी तुलना वह कर सकते हैं। या निसर्ग का जो सूर्य का अस्त है या उदय है उससे वे जोड़ पाते हैं। लेकिन नहीं, पालतू मालंच पर उनके उनके लिए ये सभी फालतू है कि क्या बाजरे की फसल में कहीं उन्हें अपनी नायिका दिखाई देगी। यानी बाजरे की फसल इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, मानो उसमें उनकी नायिका है, ऐसा वे नहीं सोच सकते। बल्कि जो शहर में रहने वाले जो कवि है या कलाकार है, वह केवल किसकी बातें करते हैं, जूही के फूल की। जूही का फूल जानते हैं आप सभी। तो इस तरह से जूही का फूल जो नाजुक होता है, सफ़ेद होता है, काफ़ी सुंदर होता है, तो उसकी तुलना यहाँ पर नायिका से की जाती है, क्योंकि वह केवल मानो शहर में उगने वाला एक तरह से लता वृक्ष है, जिसे मराठी में बेली कहा जाता है। सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का औदार्य यहाँ अगले पेज पर हम जा रहे हैं। देखिए कुछ परिच्छेद इसमें है, उसे हम पढ़ेंगे। सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद के सांझ के सुने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच उन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो समीप आता है और मैं एकांत होता हूँ। समर्पित शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो हमारे देहातों का सौंदर्य है, वह सौंदर्य शायद यह जो कवि है या साहित्यिक है, वह कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। और कवि को इस बात का दुख है कि सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा, यह एक प्रतीक है कि धरती पर पूरी तरह से घास जो है वह बिछी पड़ी है। तो इस तरह से यह कोई भी नहीं करता इसका वर्णन। इस तरह की बातों का दुख या शैल्य जिसे हम कहेंगे, वह कवि को है। देखिए, या शरद की सांझ के सुने गगन की पीठिका पर। तो जब शरद की सांझ यानी जब रात होने आती है, तो आकाश में जो पूरा जो आकाश है, आकाश की जो पृष्ठभूमि, पीठिका यानी पार्श्वभूमि, तो वहाँ पर आप कल्पना कीजिए कि ऊपर आकाश में किस तरह से यहाँ पर पूरी लालिमा छाई हुई है, लाल जो रंग है वह बिखरा हुआ है, और नीचे धरती पर डोलती कलगी और अकेली बाजरे की कलगी, बाजरे की जो कलगी है वह अकेली ही डोलती रहती है। तो वह एक तरह से एक विडंबना है, ऐसा उनका मानना है। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है। ठीक है, बाकी के कलाकार अगर इस तरह का वर्णन नहीं करते हैं, तो भी कवि तो करते हैं। इसलिए वह कहता है कि संस्कृति अर्थात विश्व में जितना भी सौंदर्य भरा हुआ है, मानो उन्होंने अपने शब्द में एक तरह से समेट कर लाया है, अपने कविता में उसको स्थान दिया है। और मैं एकांत होता हूँ, और इतना सारा वर्णन करने के लिए मानो वे अकेले रह जाते हैं। समर्पित शब्द जादू है। तो इस तरह से अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने यह जो सृष्टि का सौंदर्य है,
इसका वर्णन किया है। और उनके ये शब्द जो है वह सृष्टि को समर्पित है, इसलिए वे अंतिम पंक्ति में कहते हैं, मगर क्या यह समर्पण कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से जो कुछ कविता यहाँ पर उन्होंने लिखी है वह सृष्टि को अर्पण है। इस तरह से प्रश्न चिन्ह किया गया है कि बाकी के जो कवि है, साहित्यिक है, वह सृष्टि के इन छोटे छोटे सौंदर्य में एक तरह से मानवीय भाव नहीं देखते। तो इस बात का दुख उन्हें है और इस तरह से वे अपने शब्दों के माध्यम से सृष्टि को जो समर्पण करते हैं उसका निश्चित ही मायना है और महत्व है। इसलिए इस कविता का भी महत्व है कलगी बाजरे की। ठीक है, धन्यवाद।